नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, और वो नई सीरीज थी हमारी राजस्थान का इतिहास। इस राजस्थान के इतिहास के अंदर हमने कल राजस्थान की प्रमुख पुरातात्विक स्थल का पहला पार्ट पढ़ा था, और आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम इस चैनल पर हमारा राजस्थान नाम की किताब के कक्षा 6, 7, 8 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब है, इसके सारे पाठों के वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पे हम पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 और 10 की राजस्थान अध्ययन को भी हम पढ़ चुके हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पे। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको सबको हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लो। अब हमने टॉपिक वाइज एक सीरीज स्टार्ट किया राजस्थान के इतिहास की, और इसके अंदर राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल हमारा पहला टॉपिक है, जिसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे, और पार्ट 1 के अंदर हम जिन जिन पुरातात्विक स्थलों को पढ़ चुके हैं या जिन जिन सभ्यताओं को पढ़ चुके हैं, वो सभ्यताएं हैं हमारी। सबसे पहले हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी, जो सबसे प्रमुख सभ्यता है राजस्थान के लिए, जिसे दीनहीन सभ्यता कहते हैं, जो कि घग्गर नदी या द्वेषवती नदी या सरस्वती नदी के किनारे में बसी हुई है। दूसरी हमने आहड़ सभ्यता देखी, जो कि आहड़ नदी या वेड़च नदी या ताम्रवर्ती नदी के किनारे में बसी हुई है। उदयपुर के अंदर है यह सभ्यता। इस सभ्यता को भी हमने विस्तार से पढ़ा है। इसे क्या नाम है, बनास संस्कृति भी कहते हैं इस सभ्यता को। तीसरी हमने गणेश्वर सभ्यता पढ़ी है, जो कि प्रमुख सभ्यता है हमारी। गणेश्वर सभ्यता कहते हैं कि ताम्र सभ्यताओं की जननी है, ताम्र नगरी के तौर पे फेमस है ये जगह, और ताम्रवर्ती है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी मानी गई है गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर जिले में पड़ती है। सीकर जिले के नीम के थाना में पड़ती है। गणेश्वर नाम के टीले पर है ये, कांतली नदी के किनारे पर है। ये कांतली नदी सीकर से निकलती है, हनुमानगढ़ इस सभ्यता के पास से होते हुए झुंझुनू में होते हुए रेवाड़ी तक जाती है। ये झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है ये सभ्यता। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम बालाथल सभ्यता पढ़ चुके हैं। चौथी जो सभ्यता है वो बालाथल सभ्यता पढ़ चुके हैं। ये भी बेड़च नदी के किनारे पर है, बल्लभ नगर के अंदर है, बल्लभ नगर उदयपुर में। इसको भी हम पढ़ चुके हैं। बालाथल के अलावा बागौर सभ्यता पढ़ चुके हैं, जो कि भीलवाड़ा में है बागौर सभ्यता। आहड़ नदी के किनारे पर, आहड़ में कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है ये सभ्यता है। इसको भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम रंगमहल और पीलीबंगा सभ्यता भी पढ़ चुके हैं। दोनों ही हनुमानगढ़ जिले में, दोनों ही सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे पर स्थित हैं। इन दोनों सभ्यताओं को भी हम पढ़ चुके हैं। और एक और सभ्यता यानी कि रेड सभ्यता को पढ़ चुके हैं हम। रेड जो कि टोंक जिले के अंदर है, और ये डील नदी के किनारे पर है। डील नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता रेड सभ्यता है। इन सबको हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, और अब बची हुई सभ्यताओं को भी देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी बची हुई सभ्यताएं। आज उनमें से पार्ट 2 के अंदर आज पहली सभ्यता है नगर सभ्यता, जो कि टोंक जिले के अंदर है। नगर टोंक। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका प्राचीन नाम जो है मालव नगर था। नगर सभ्यता का प्राचीन नाम मालव नगर है। उनियारा कस्बे के निकट स्थित है। उनियारा कस्बे के निकट है ये सभ्यता, और गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष इसमें से प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पंचमार्क या आहत मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई हैं। पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं या आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और इसके अंदर नगर टोंक से तिरात्री एक शब्द लिखा हुआ मिला है। तिरात्री, जैसे अपन हिंदी में लिखें तिरात्री, ता पे बड़ी की मात्रा, रात्रि, तिरात्री शब्द जैसी आकृतियां मिली हैं हमें। तिरात्री शब्द जैसी आकृति इसके अंदर पाई गई है नगर सभ्यता के अंदर। इसके बाद देखते हैं नगरी सभ्यता। दोस्तों, नगर
और नगरी, दोनों अलग अलग सभ्यताएं। नगर सभ्यता टोंक जिले के अंदर आती है, जिसे मालव नगर, जिसका प्राचीन नाम मालव नगर रखा गया है। और नगरी सभ्यता चित्तौड़ जिले के अंदर आती है। ये नगरी सभ्यता जो है ये भी बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। नगरी सभ्यता भी बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। उत्खनन 1904 में किया गया था D.R. भंडारकर के द्वारा। उत्खनन D.R. भंडारकर के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। और मध्यमिका भी कहते थे, इसका प्राचीन नाम मध्यमिका था। मध्यमिका नाम से भी इस सभ्यता को जानते हैं। और जो कि मध्यमिका सिबी जनपद की राजधानी रही थी। ऐसे प्रमाण मिलते हैं सिबी जनपद की राजधानी होने के, कि ये जो है सिबी जनपद की राजधानी थी। मध्यमिका नाम से भी नगरी सभ्यता को पहले जानते थे। दोस्तों यहां से एक सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन सिक्कों के एक तरफ सिबी जनपद लिखा हुआ है और दूसरी तरफ माध्यमिका लिखा हुआ है। दूसरी तरफ माध्यमिकाए लिखा हुआ है और एक सिबी जनपद की राजधानी, मनपद 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 की राजधानी माध्यमिका ही थी। इस सभ्यता का उल्लेख, यानी कि माध्यमिका शब्द, माध्यमिका या सिबी जनपद का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है अपने ग्रंथ के अंदर। पाणिनि जो कि संस्कृत विद्वान था, जिसने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, उसने भी इस सभ्यता का उल्लेख किया है। आगे है बैराट सभ्यता। अब एक और प्रमुख सभ्यता आती है बैराट सभ्यता, जो कि विराट नगर के नाम से वर्तमान में फेमस है वो जगह, और जो कि शाहपुरा उपखंड के अंदर आती है जयपुर जिले में। जयपुर जिले में शाहपुरा उपखंड के अंदर विराट नगर नाम का एक कस्बा है, वहां पर बैराट सभ्यता थी। ये बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे पे है? तो ये बाणगंगा नदी के किनारे पे है। इसी बाणगंगा नदी को ताला नदी भी कहते हैं और अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा भी कहते हैं और ताला नदी भी कहते हैं इसको। ताला नदी, बाणगंगा नदी या अर्जुन की गंगा एक ही के नाम है, जहां के बैराट सभ्यता पाई गई है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो सर्वप्रथम इसका उत्खनन जो किया था वो जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के काल में ही हो गया था। जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के काल में एक कीरत राय खंगारौत नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे पहले इसका उत्खनन किया था। और 1910 में D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया था उत्खनन इसका। 1910 में D.R. भंडारकर के द्वारा, 1936 में दयानंद साहनी ने किया था, और 1962-63 में कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी ने किया था। यानी कि इसके उत्खनन के लिए कई सारे नाम हैं बैराट सभ्यता के उत्खनन के लिए। सबसे पहला जो नाम आता है, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के काल में कीरत राय खंगारौत के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम उत्खनन। दूसरे नंबर पर बैराट सभ्यता का उत्खनन 1910 ईस्वी में D.R. भंडारकर द्वारा किया गया था। 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और 1962-63 में कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था। दोस्तों बैराट सभ्यता का उत्खनन 3 हिस्सों में हुआ था। यहाँ पर 3 पहाड़ियों के अंदर उत्खनन हुआ था। वो कौन कौन सी हैं? एक है बीजक की पहाड़ी, एक है बीजक की डूंगरी, सॉरी पहाड़ी नहीं, बीजक की डूंगरी के नाम से जानते हैं, उसे बीजक डूंगरी कहते हैं। एक भीम डूंगरी है और एक गणेश डूंगरी है। इन 3 जगहों पर मुख्यतः उत्खनन हुआ है। सबसे पहले बीजक की डूंगरी पर हुआ है 1837 में। कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख प्रथम जो कि बाही लिपि के अंदर लिखा हुआ था, इसे 1840 ईस्वी में कलकत्ता संग्रहालय के अंदर ले जाके
रख दिया गया था इस भाब्रू शिलालेख को। और सबसे पहले यहां से भाब्रू शिलालेख मिला था, कहां से? बीजक की डूंगरी से। इसके अलावा भीम डूंगरी से। भीम डूंगरी को भीमलत या भीम सागर भी कहते हैं। भीम डूंगरी को भीमलत या भीम सागर भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उस समय पे द्रौपदी को प्यास लगी और महाबली भीम ने, शक्तिशाली भीम ने धरती में जोर से लात मारी और जोर से लात मारने की वजह से वहां पर भीम एक तालाब का निर्माण हो गया, जिसे भीम तलैया कहते हैं, भीम तालाब कहते हैं, या भीम लत, भीम की लात से बना हुआ तालाब कहते हैं। और वो भीम डूंगरी है जहां पर भाब्रू शिलालेख मिला, दूसरा भाब्रू शिलालेख मिला था, द्वितीय भाब्रू शिलालेख मिला था 1871-72 में। काबाइल के द्वारा निकाला गया, खोजा गया था ये। और संख लिपि या गुप्त लिपि या कुट लिपि के अंदर ये शिलालेख पर लेख लिखा गया है। शिलालेख पर जो लेख लिखा गया है वो शंख लिपि के अंदर लिखा गया है या गुप्त लिपि के अंदर लिखा गया है, जो कि भाब्रू शिलालेख द्वितीय मिला है और भाब्रू शिलालेख प्रथम बाह्य लिपि के अंदर लिखा गया है। तो इसके अलावा तीसरा आता है गणेश डूंगरी, जहां से के अकबर काल के जैन मंदिर मिले हैं। अकबर, सम्राट अकबर के समय के जैन मंदिर मिले हैं गणेश डूंगरी पे से, अवशेष मिले हैं वहां से। अब बात करते हैं हम डिटेल में बीजक की डूंगरी की। बीजक की डूंगरी जो है, यहां से भाब्रू शिलालेख प्रथम मिला है। यह भाब्रू शिलालेख अशोक का शिलालेख है, सम्राट अशोक मौर्य का शिलालेख है, यानी कि अशोक मौर्य के समय का शिलालेख है, ये कह सकते हैं, उस समय का उत्खनन में मिला है ये। और मगध, जो कि मगध का राजा था अशोक था, वो मगध का राजा था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है उसका, अशोक का। गौहत्या पर सम्राट अशोक ने प्रतिबंध लगाया था। इसके अकॉर्डिंग, शिलालेख के अकॉर्डिंग, गौहत्या पर सम्राट अशोक ने प्रतिबंध लगाया था और शंग बुद्ध धम्म शब्दों का उल्लेख मिलता है इसके अंदर। इस शिलालेख पर संग, बुद्ध और धम्म शब्दों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, 1999 ईस्वी में बौद्ध स्तूप, गोल मंदिर स्तूप, बौद्ध मंदिर आदि भी इस जगह से प्राप्त हुए। बैराट सभ्यता के अन्य अवशेष, बैराट सभ्यता के कुछ अन्य अवशेष और देखते हैं। बैराट सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो बैराट सभ्यता से सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है, यानी कि बैराट सभ्यता से। बैराट के अलावा राजस्थान में जो सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है वो बालाथल से मिला है, नहीं मुख्यतः बैराट आता है, बैराट का नाम आएगा। अगर केवल क्वेश्चन में आए कि सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ मिला है और ऑप्शन में दोनों हो तो अपन बैराट को करेंगे। कुल 36 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं चांदी की, 36 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8 पंचमार्क हैं या आहत मुद्राएं, 8 पंचमार्क या आहत मुद्राएं हैं और 18 मुद्राएं जो हैं वो मिनेंडर के काल की हैं, मिनेंडर की हैं। 28 मुद्राएं 28 मुद्राएं यूनानी मुद्राएं मिली हैं, 28 में से 16 मुद्राएं मिनेंडर की हैं। एक नोट और है, वो देख लेते हैं। बैराट के अलावा दूसरा पुरातात्विक स्थल बालाथल है, जहां से कि कपड़े के टुकड़े मिले हैं या कपड़े का अवशेष मिला है।
आगे देखते हैं। भारत में मंदिर के प्राचीनतम अवशेष जो मिला है, या ये कहें प्रथम अवशेष जो मिला है, वो इसी जगह से मिला है। इस सभ्यता से प्राप्त बौद्ध मंदिरों को, बौद्ध मंदिर प्राप्त हुए इस सभ्यता से, जो कि भारत के प्राचीनतम अवशेष हैं। बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी बैराट रही है। दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी बैराट थी। इस बात के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे। लोहे के कुल्हाड़े, थाली, औजार, इस तरह के वस्तुएं मिली हैं। पशुपालन के अवशेष मिले हैं और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के यहाँ के लोग थे, इस बात के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पांडवों ने अपना अंतिम वर्ष या अज्ञातवास इसी बैराट के अंदर बिताया था। जो छुप के 1 साल बिताया था, अंतिम 13वां वर्ष, वो इसी में बिताया था। और पांडवों के में से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। राम सिंह द्वितीय के काल में सोने का कलश प्राप्त हुआ था यहां से, जिसमें बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे। भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष सोने के कलश में भर के प्राप्त हुए थे, जो कि राम सिंह द्वितीय के काल में खंगाराव द्वारा जो उत्खनन किया गया था, ये उस समय पे मिला था। बैराट कहें या विराट नगर कहें, ये मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। उस समय जो मत्स्य जनपद था, मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी, जहां के राजा विराट थे महाभारत काल में। आगे बात करते हैं हेवन सांग की। हेवन सांग जो कि चीनी यात्री था, ये चीनी यात्री हेवन सांग 634 ईस्वी में बैराट आया था। 634 ईस्वी में बैराट आया था और कुल बौद्ध मठों की संख्या इसने 8 बताई थी। यहां पर कुल बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई थी? 8 बताई थी। इसका एक ग्रंथ है CUK, उस ग्रंथ के अकॉर्डिंग बताई थी। और इस चीनी यात्री हेवन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। दोस्तों बैराट का क्षेत्रफल जो था वो 2.5 मील था। बैराट का क्षेत्रफल 2.5 मील था। मिहिरकुल ने 1600 बुद्ध स्तूपों का विनाश किया था। मिहिरकुल जो कि एक इस्लामी शासक था, इस्लामी शासक थे, इन्होंने 1600 बुद्ध स्तूपों का विनाश किया था। बैराट सभ्यता के लिए परायत्र शब्द का प्रयोग किया था। किसने? हेवन सांग ने। हेवन सांग के अनुसार बैराट सभ्यता के लिए इसने परायत्र शब्द का प्रयोग किया था। और हेवन सांग के अनुसार मिहिर कुल ने 1600 बुद्ध स्तूपों का विनाश कर दिया था। हेवन सांग के अनुसार बैराट का क्षेत्रफल 2.5 मील था और हेवन सांग के अनुसार बौद्ध मठों की संख्या 8 थी, जो कि उस समय पे थी। हेवन सांग की पुस्तक का नाम CUK है और इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, हेवन सांग को। दोस्तों इसके बाद आते हैं दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने भी इस सभ्यता का उत्खनन किया था। इस सभ्यता के विनाश का कारण जो बताया था वो मिहिर कुल का आक्रमण ही बताया था कि इस सभ्यता का जो विनाश हुआ वो मिहिर कुल के आक्रमण के कारण हुआ था। आगे यहां से प्राप्त गोल मंदिर व बौद्ध स्तूप हीनयान शाखा के से संबंधित थे। जो बौद्धों की हीनयान शाखा है उससे संबंधित थे। यहां से जो बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए या गोल मंदिर जो प्राप्त हुए वो हीनयान शाखा से संबंधित प्राप्त हुए हैं बैराट सभ्यता से। दोस्तों यहां से मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, जैसे कि अभी बताया सम्राट अशोक के काल का वो मिला है।
तो ये मुख्यतः बैराट सभ्यता थी जो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब आती है अगली सभ्यता, कुरांडा सभ्यता, जो कि नागौर जिले के अंदर है। कुराना सभ्यता, दोस्तों ये कुराना सभ्यता का उत्खनन 1934 में किया गया था। राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा, राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा सन 1934 में कुराना सभ्यता का उत्खनन किया गया था और यहां से 103 ताम्रपत्र मिले थे। जो कुराना सभ्यता है वो एक कुराना नाला है, कुराना नाला, कुराना नाले के किनारे में बसा हुआ है, कोई नदी नहीं है, एक नाला था कुराना नाला, उस नाले के किनारे पर है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम कुराना सभ्यता पड़ा है, जहां से कि 103 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं और प्रणाल युक्त अर्धपत्र भी प्राप्त हुए हैं। और इन प्रणल युक्त अर्धपत्रों का संबंध ईरान से है, दर्शाता है, ईरान से दर्शाता है। इन शब्दों, इनका जो संबंध है वो ईरान से प्रतीत होता है। दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रपत्र या ताम्र उपकरण केवल इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, इसी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व के उत्खनन में एक यही सभ्यता है कुराना सभ्यता, जहां से कि ये ताम्रपत्र या ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। कुराना का पुरातात्विक स्थलों में औजारों की नगरी माना जाता है। कुराना के पुरातात्विक स्थलों में औजारों की नगरी के तौर पर इसे देखा गया। इसके अंदर बहुत सारे औजार भी मिले हैं, यहाँ पे औजार बनते थे। कुराना सभ्यता नागौर जिले में आ गई। अरे एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, गलत बटन दब गया। हाँ, अपन अब आगे चलते हैं। कुराना के बाद आता है अब छोटी छोटी सभ्यताएं, बाकी ज्यादातर सोंथी सभ्यता है। सोंथी सभ्यता बीकानेर के अंदर है। सोंथी नाम याद रखना, सोंथी सभ्यता बीकानेर जिले के अंदर है। उत्खनन 1953 ईस्वी में हुआ था, अमलानंद घोष के द्वारा हुआ था और इसे कालीबंगा सभ्यता का पार्ट फर्स्ट कहते हैं। कालीबंगा प्रथम के तौर पर इसे प्रथम से मिलती जुलती चीजें यहाँ पर मिलती हैं और इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, जगह का नाम याद रखना है बस। सोंथी सभ्यता बीकानेर के अंदर है। अमलानंद घोष ने उत्खनन किया था कालीबंगा की समकालीन। इसके बाद आती है सुनारी सभ्यता, इंपॉर्टेंट सभ्यता है सुनारी सभ्यता, झुंझुनू जिले के अंदर आती है और कांतली नदी पर है। इस कांतली नदी पर एक सभ्यता और पढ़ी है हमने, वो गणेश्वर सभ्यता पढ़ी है, जो कि सीकर जिले के नीमगढ़ थाना तहसील में है। उस सभ्यता को हमने कांतली नदी पर पढ़ा है। सुनारी सभ्यता भी कांतली नदी के तट पर है और इसका उत्खनन 1980-81 में राजस्थान पुरातात्विक विभाग के द्वारा किया गया है। इस सभ्यता का भी उत्खनन, यहां से लोहे से निर्मित भाले और तीर प्राप्त हुए। इस सभ्यता में लोहे से निर्मित भाले और तीर प्राप्त हुए हैं। इसे मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए यहां से। सुनारी जो है झुंझुनू के अंदर है। और हाँ, एक चीज और, जो मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं वो मौर्यकालीन अवशेष राजस्थान की केवल 4 सभ्यताओं से प्राप्त होते हैं। राजस्थान की केवल, अब तक हमने कई दसियों सभ्यता हम पढ़ चुके हैं और भी पढ़ेंगे 15-20 सभ्यताएं। करीब करीब केवल और केवल 4 सभ्यता ऐसी हैं जहां से मौर्यकालीन अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है सुनारी, जो कि झुंझुनू जिले के अंदर है, जहां से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। दूसरी नौह सभ्यता है, जो कि भरतपुर जिले के अंदर है। नौह सभ्यता से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। तीसरी जोधपुरा है, जोधपुर नहीं जोधपुरा, जो कि जयपुर जिले के अंदर है। जोधपुरा सभ्यता, यहां से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। और
चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बैराट सभ्यता है, जो कि जयपुर जिले के अंदर है। यहाँ से भी मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी कि मौर्यकालीन अवशेष कुल मिला के 4 सभ्यताओं से प्राप्त होते हैं, सोनारी, नौह, जोधपुरा और बैराट से। दोस्तों इस सभ्यता के अंदर, सुनारी सभ्यता में, लौह अयस्क से लोहा बनाने की या लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। जो लौह अयस्क होता है, आज खुदाई के दौरान निकलता है, खनिज पदार्थ है हमारा लौह अयस्क, उससे लोहा बनाने की या लोहा गलाने की भट्टियां भी इस जगह से प्राप्त हुई हैं, यानी कि उसने लोहा बनाने का ज्ञान था। भारत की सबसे प्राचीन लोहा गलाने की भट्टी इस जगह से प्राप्त हुई है। कहां से? सोनारी से लोहा गलाने की सबसे प्राचीन भट्टी प्राप्त हुई है भारत के अंदर। शंगु और कुषाण कालीन अवशेष भी इस जगह से प्राप्त हुए हैं। सोनारी सभ्यता से शंगुकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए और कुषाण कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता से। आगे बात करते हैं नौह सभ्यता की, जो कि भरतपुर जिले के अंदर आती है और ये रूपारेल नदी के तट पर स्थित है। रूपारेल नदी, दोस्तों इसको भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। कहा जाता है कि रूपारेल नदी से मोती झील में पानी आता है, पर अब तो नहीं आ रहा, बहुत दिनों से नहीं आता, बहुत पिछले कई सालों से इसमें पानी नहीं आया। 96 में एक बार बाढ़ आई थी, 1996 में, जब रूपारेल नदी में पानी देखा गया था। उसके बाद रूपारेल नदी में कभी कोई पानी नहीं देखा गया। यहाँ की सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था वो 1963-64 में हुआ था, इस नौह सभ्यता का उत्खनन, और इसका उत्खनन आरसी अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। आरसी अग्रवाल और राजस्थान पुरातात्विक विभाग के संयुक्त रूप से इनके निर्देशन में इस सभ्यता का उत्खनन हुआ था, जो कि यहाँ से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से जो मुख्य चीज प्राप्त होती है वो मुख्य चीज है पक्षी के चित्र युक्त एक ईंट प्राप्त हुई है। ईंट जिसपे पक्षी का चित्र बना हुआ था, ऐसी ईंटें यहां से प्राप्त हुई। दोस्तों नौह भरतपुर सभ्यता से एक साथ 5 सभ्यताओं के प्रमाण यहां से मिले हैं। एक साथ 5 सभ्यताओं के प्रमाण इस जगह से प्राप्त हुए हैं, नौह भरतपुर से। यहां से मौर्यकाल और ताम्रयुग तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल, महाभारत काल से लेकर आर्यकाल तक, महाभारत काल से आर्यकाल तक एवं ताम्र युग तक के अवशेष भी इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। कह सकते हैं महाभारत काल के भी अवशेष प्राप्त होते हैं, आर्यकाल के भी प्राप्त होते हैं और ताम्र युगीन अवशेष भी यहां से प्राप्त होते हैं। जो एक साथ यहां से 5 अवशेष प्राप्त होते हैं, 5 सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं, वो अलग अलग समय की हैं, अलग अलग काल की हैं, काफी लंबा लंबा अंतर है उन सभ्यताओं में, फिर भी उनके अवशेष इस सभ्यता से प्राप्त हो गए। आगे देखते हैं राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। और भी हैं दोस्तों कुछ राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, वो कौन कौन से हैं उन पे एक बार देखें अपन ने कौन कौन से पढ़े हैं, कौन से रह गए हैं अभी हमारे। दोस्तों हमने कालीबंगा पढ़ लिया है, अहाड़ पढ़ लिया है, गणेश्वर पढ़ लिया है, बैराट पढ़ लिया है, बागौर पढ़ लिया है, सोनारी पढ़ लिया, नौह पढ़ लिया, सौंधी पढ़ लिया, बालाथल पढ़ लिया है, नगर पढ़ लिया, रेड पढ़ लिया, नगरी पढ़ लिया और रंगमहल सभ्यता, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इनके अलावा अब बची है बरौर सभ्यता। बरौर सभ्यता है, ये गंगानगर जिले के अंदर है बरौर सभ्यता। आइए इसको देख लेते हैं। ये गंगानगर जिले में है, घग्गर नदी किनारे पर है। जो सभ्यता गंगानगर जिले में या हनुमानगढ़ जिले में आएगी वो सारी सभ्यताएं घग्गर नदी या सरस्वती नदी या द्वेस्वती नदी या अमृत नदी या नट नदी के किनारे पर ही स्थित
हैं। ये एक शैली सभ्यता थी और यहां से प्राप्त मृदभांड में शुद्ध काली मिट्टी का प्रयोग किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इस सभ्यता के अंदर। बरोर सभ्यता से प्राप्त मृदभांड में शुद्ध काली मिट्टी का प्रयोग किया गया था और बटन की आकृति की यहां से मोहर प्राप्त हुई है। बटन जैसी आकृति की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं यहां से। अगला जोधपुरा सभ्यता, जो कि जयपुर जिले के अंदर साबी एवं सीता नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, साबी नदी और सीता नदी दोनों आके जिस स्थान पर मिलती हैं, संगम जहां पर है, उस जगह पर जोधपुरा सभ्यता है। ये एक यहां से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। लौह अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां यहां पर मिलती हैं और काली पॉलिश युक्त मृदभांड मिलते हैं। काली पॉलिश युक्त मृदभांड मिलते हैं, जबकि बरार सभ्यता से काली मिट्टी के मृदभांड मिलते हैं। ये याद रखना है। इनको कृपसवर्णी मूर्तियां, यहां पर जो है कृपसवर्णी मूर्तियां या वस्तुओं का 1 मीटर का जमाव मिला है। 1 मीटर तक का जमाव मिला है यहां पर कृपसवर्णी मूर्तियों का और वस्तुओं का। ऐसा कह सकते हैं कि एक जगह कहीं पे कोई इस तरह का गोडाउन होगा जहां उनकी ये मूर्तियां या ये वस्तु रखी होंगी और ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। दोस्तों, अगली सभ्यता है भीनमाल सभ्यता। इंपॉर्टेंट सभ्यता है भीनमाल सभ्यता, जो कि जालौर जिले के अंदर आती है। भीनमाल सभ्यता, इसका प्राचीन नाम श्रीमाल था। इस जगह को प्राचीन टाइम में पहले श्रीमाल के नाम से जानते थे और यहाँ के उत्खनन यहाँ पर 1953-54 में हुआ था। आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ था। आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में 1953-54 में भीनमाल सभ्यता का उत्खनन हुआ था। जहां से रोमन एम्पोरा के विशेष मृदभांड मिले थे। हेनसांग ने सर्वप्रथम यहीं पर यात्रा की थी। सर्वप्रथम हेनसांग यहीं पे आया था। चीनी यात्री हेनसांग ने सर्वप्रथम भारत में जो यात्रा की थी वो भीनमाल की थी, यानी कि श्रीमाल की थी। जालौर जिले के अंदर है, इसकी की थी। और इसके अलावा यहां से माघ, माऊ, धाइकेल, ब्रह्मगुप्त, मंडन, इत्यादि का संबंध भी इस स्थान से मिलता है। दोस्तों, ये हमारे कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, जिनका संबंध भी इस सभ्यता से मिलता है। वो हैं माघ, माउक, धाइल और ब्रह्मगुप्त, मंडन। इनका संबंध भी भीनमाल सभ्यता से मिलता है। अगला है ओझियाना सभ्यता। दोस्तों, ओझियाना सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। वेरी सॉरी। ओझियाना सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा जिले में पड़ती है, जो कि खारी नदी के तट पर है। भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर है ये सभ्यता। उत्खनन में 200 पुरातात्विक 2001 में उत्खनन 2001 में हुआ है यहाँ से, और पुरातात्विक विभाग के द्वारा उत्खनन किया गया है। यहाँ सफेद रंग से चिन्हित मृदभांड मिले। सफेद रंग से चिन्हित
मृदभांड इस सभ्यता से मिले हैं और 3 स्तर में प्राप्त हुए हैं, जो कि 3 स्तर में प्राप्त हुए हैं। यहां से ओजियन बुल भी प्राप्त हुआ है। ओजियन बुल कहेंगे इसको, जो ओजिया की सभ्यता से मिला है वो ओजियन बुल, इसे ओजियन बुल भी कहा गया है। जो बनास सभ्यता से प्राप्त हुआ था उसे बनासियन बुल कहा गया था। आगे है दोस्तों मलाह सभ्यता। मलाह, पहले मल्लाह नाम था इसका, अब मलाह नाम है। मलाह सभ्यता जो कि भरतपुर जिले के अंदर है, घना पक्षी बिहार के समीप है, या कुछ हिस्सा इसके अंदर भी आता है, मध्य में भी है कुछ हिस्सा घना पक्षी बिहार के, नहीं घना पक्षी बिहार के बिल्कुल किनारे पर है वर्तमान में। और ताम्रयुगीन सभ्यता है, यहां से ताम्रहार युग और तलवारें भी प्राप्त हुई हैं यहां से। दोस्तों ये जो तांबे का जो यहां से हथियार मिले हैं, तलवार या तांबे के जो हारपुन्न मिला है, हारपुन्न एक नाम, ताम्र हारपुन्न नाम से कोई हथियार था जो कि जानवरों को मारने के काम आता था, जानवरों को शिकार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, जो कि मलाह सभ्यता से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक छोटी सभ्यता है बयाना सभ्यता, ये भी भरतपुर जिले के अंदर आती है। मध्यकालीन भारत में नील की खेती के लिए फेमस जगह है। मध्यकालीन भारत में यहाँ पर नील की खेती की जाती थी, नील की खेती कराई जाती थी। और यहाँ पर एक गांव है हल्लनपुरा, हल्लनपुरा गांव से गुप्तकालीन मुद्राओं के भंडार मिले हैं। बयाना में हल्लनपुरा गांव से गुप्तकालीन मुद्राओं के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अब गरदड़ा सभ्यता की, जो कि बूंदी जिले के अंदर है, झज्जा नदी के तट पर स्थित है। झज्जा नदी के तट के किनारे पर विकसित हुई है ये सभ्यताएं। और यहां से वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग 2003 में प्राप्त हुई है। वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग 2003 में यहां से प्राप्त हुई है। ये राष्ट्रीय महत्व की प्रथम पेंटिंग प्राप्त हुई है यहां से, यानी कि इस किसी भी जगह से राष्ट्रीय महत्व की प्रथम पेंटिंग जो प्राप्त हुई है वो इस स्थान से प्राप्त हुई है। कहां से? गरदड़ा से। गरदड़ा बूंदी जिले के अंदर। आगे और देखते हैं डड्डीकर सभ्यता। एक डडीकर सभ्यता है। डडीकर मलवर, ये 5000 वर्ष पुराने यहां से शैल चित्र मिले हैं। 5000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। एक सभ्यता है दर सभ्यता, ये भी भरतपुर जिले की सभ्यता है। पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जब मनुष्य पत्थरों से काम करता था, पत्थरों के औजार बना के करता था, वो उसके अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं दर भरतपुर से। कोटड़ा झालावाड़ के अंदर है। और दीपक शोध संस्थान के द्वारा 7वीं से 12वीं सदी के मध्य में के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। और इसका जो उत्खनन किया गया है वो दीपक शोध संस्थान के द्वारा किया गया है। किसी निजी संस्थान के द्वारा इस संस्था का उत्खनन किया गया है। और वो सभ्यता है कोटड़ा सभ्यता, जो कि झालावाड़ जिले के अंदर आती है। कोटड़ा सभ्यता निजी संस्थान दीपक शोध संस्थान के द्वारा। दोस्तों आगे बात करते हैं कर्णपुरा सभ्यता की। और ये कर्णपुरा सभ्यता है भादरा हनुमानगढ़ जिले में।
कर्णपुरा सभ्यता, भादरा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता का नाम है, उत्खनन जो है इसका 8 जनवरी 2013 को किया गया था। 8 जनवरी 2013 को 4500 वर्ष पुरानी मानव कंकाल मिला है। यहाँ से 4500 वर्ष पुराना मानव कंकाल मिला है। सबसे लेटेस्ट उत्खनन हुआ है इसका 2013 में ही उत्खनन हुआ था। 4500 वर्ष पुराना मानव कंकाल मिला है यहाँ से। और ओला व कुंडा, ओला व कुंडा जैसलमेर में है, ओला और कुंडा। और जीवाश्म के रूप में चूहे के दांत प्राप्त हुए हैं। ये एक अजीब सभ्यता है जहां से चूहे के दांत प्राप्त हुए हैं। ओला व कुंडा सभ्यता जैसलमेर जिले के अंदर है। यहाँ से चूहे के जीवाश्म, चूहे के दांतों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। आगे है तिपटिया सभ्यता, कोटा जिले के अंदर है। सांबर सभ्यता जयपुर जिले के अंदर है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले के अंदर है। महत्वपूर्ण सभ्यता है गिलुंड सभ्यता, राजसमंद जिले के अंदर है। 5 रंगों या 5 प्रकार के मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 5 रंग के या 5 प्रकार के मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्याले व तस्तरियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और अगली है कुंडी, नागौर जिले के अंदर आती है कुंडी, जहां से नालीदार टूटी प्राप्त हुई है। नालीदार टूटी और कटोरा प्राप्त हुए कुंडी सभ्यता से। नेक्स्ट बांका सभ्यता है, भीलवाड़ा जिले के अंदर आती है और राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा यहां पर मिलती है। बांका सभ्यता के अंदर राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिलती है इस सभ्यता के अंदर। अगला है बरबाला सभ्यता, पाली जिले के अंदर आती है बरबाला सभ्यता। यहां से धातु निर्मित महावीर स्वामी की प्रतिमा प्राप्त होती है। धातु से निर्मित हुई महावीर स्वामी की प्रतिमा यहां से प्राप्त होती है। और अगली है टाडोथरा की सभ्यता, जो कि बीकानेर जिले के अंदर है। अगली नलियासर सभ्यता, सांबर जयपुर के अंदर है। 103 ताम्र मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई हैं। तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं यहां से 103। और शीशे की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। क्या क्या चीज प्राप्त हुई है दोबारा देखें। सभ्यता का नाम क्या है? नलियासर सभ्यता। सभ्यता का नाम है नलियासर सभ्यता, जो कि सांबर जयपुर के अंदर है। नलियासर सभ्यता सांबर जयपुर के अंदर है। सांबर सभ्यता अलग है, नलियासर सभ्यता सांबर जयपुर के अंदर है। यहां से 105 ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं, शीशे की चूड़ी प्राप्त होती हैं और इंडो ग्रीक मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं। आगे तिलवाड़ा सभ्यता है, जो कि बाड़मेर जिले के अंदर आती है। लूनी नदी के तट पर स्थित है यह सभ्यता। पांच आवास स्थल मिले हैं यहां से और इन मकानों में चौरस पत्थरों का प्रयोग किया गया है। कहां पर? तिलवाड़ा सभ्यता के अंदर जो मकान बनाए गए हैं उनमें चौरस पत्थरों का प्रयोग किया गया है। 5 मकान मिले हैं हमें इस सभ्यता के अंदर। आगे है लकघोरा सभ्यता, जो कि आसिंद के अंदर है, भीलवाड़ा जिले में। आसिंद के अंदर भीलवाड़ा जिले में लागोरा सभ्यता है। उत्खनन 1998 ईस्वी में हुआ है। बी.आर. मीणा के नेतृत्व में हुआ है। शंकुकालीन तीखे ताम्र औजार मिले हैं। शंकुकालीन, शंकु के समय के, शंकुओं के राजाओं के समय के
तीखे और ताम्र के औजार यहां से प्राप्त हुए हैं। आगे कारकोटा। कारकोटा सभ्यता नगर में है, नगर कोट टोंक में, और इसका प्राचीन नाम जो है वो मालव नगर था। कारकोट सभ्यता भी कहते हैं नगर सभ्यता को। इसका प्राचीन नाम मालव नगर था। और महिषासुर मर्दानी की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। महिषासुर मर्दानी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? कारकोट नगर टोंक से। कारकोट नगर टोंक से महिषासुर की मूर्ति प्राप्त हुई है, महिषासुर मर्दानी की। तो दोस्तों ये हमारी सभ्यताएं लगभग खत्म हो गई है। कि छोटा सा चार्ट और है, इसको और देख लेते हैं। 2-3 पेज का चार्ट है, इसमें सब कंसोलिडेट करके दे रखा है। देखो पुरा पाषाण काल की सभ्यताएं कौन कौन सी हैं वो दे रखे हैं। पुरा पाषाण काल की सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? पुरा पाषाण काल की सभ्यताएं हैं जो राजस्थान में मिली हैं वो है डीडवाना सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसके अलावा जायल सभ्यता नागौर जिले के अंदर आती है। विराटनगर सभ्यता जयपुर जिले के अंदर आती है। भानगढ़ सभ्यता अलवर जिले के अंदर आती है। इंद्रगढ़ सभ्यता कोटा जिले के अंदर आती है। और दर सभ्यता भरतपुर जिले के अंदर आती है। इतनी पुरा पाषाणकालीन सभ्यताएं मिली। इसके अलावा मध्य पाषाणकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी मिली? तो बागौर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में, और विराटनगर जयपुर में। दोस्तों विराटनगर का नाम 2 जगह आ गया, इसमें पुरापाषाण काल में भी आ गया और मध्य पाषाण काल में भी आ गया। इसका मतलब यह है विराटनगर के अंदर पुरापाषाण कालीन सबूत भी मिले हैं, साक्ष्य भी मिले हैं, और मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। ऐसे ही आएंगे, बहुत सारी सभ्यताएं आएंगी इस तरह की। इसके बाद नव पाषाण काल की बात करते हैं। तो नव पाषाण काल की जो सभ्यता है वो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है आहड़ सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर में, गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में। झर सभ्यता जयपुर जिले में, झर, जिसे कि डॉक्टर बी आलचिन द्वारा खोजा गया था। इन सभ्यताओं में, नव पाषाण काल की सभ्यताओं में बस्ती बना के रहने लग गया था मनुष्य, जबकि मध्य पाषाण कालीन सभ्यताओं में पशुपालन करना सीख लिया था, आखेट करना सीख लिया था, खाद्य सामग्री का संग्राहक बन गया था। और सबसे पहले पुरापाषाण कालीन सभ्यता में जो है कुछ नहीं जानता था मनुष्य, यायावरी जीवन था, आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, आग से परिचित हो चुका था पुरापाषाण काल में। इसके बाद चौथी बात करते हैं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं। सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता रही है। इस समय मानव डेवलप हो गया था। बागौर की सभ्यता रही है, तिलवाड़ा की सभ्यता है, बालाथल की सभ्यता है। ये सब सभ्यताएं में ताम्रपाषाण कालीन होने के सबूत मिले हैं। यहाँ पर मानव स्थायी जीवन जीने लग गया था। इसके अलावा 5वें नंबर पर ताम्रयुगीन सभ्यताएं। इनमें से गणेश्वर सभ्यता, बेणेश्वर सभ्यता, नंदलालपुर, किराड़ौत, चीथवाड़ी जयपुर जिले में। ये सब कौन कौन सी? नंदलालपुरा, किराड़ौत और चीथवाड़ी जयपुर जिले में। और आगे शाबड़िया और पुंगल बीकानेर जिले में है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। कोराड़ा परबतसर में पड़ती है, नागौर जिले में। पिंड पांडलिया चित्तौड़ जिले में पड़ती है, पिंड पांडलिया। पलाना जालौर में है। कोल महोली सवाई माधोपुर में है। और मलाह भरतपुर में है। ये सारी सभ्यताएं ताम्रयुगीन सभ्यताएं थी। इसके बाद बात करते हैं लौह युगीन सभ्यताओं की। लौह युगीन सभ्यताओं में सबसे पहले लौह युगीन सभ्यताओं की जननी जिसे कहा जाता है, या लौह युगीन सभ्यताओं का शुरुआत राजस्थान में जहाँ से मानते हैं वो सभ्यता है नौह भरतपुर। यानी कि लौह युगीन सभ्यताओं में थे नौह भरतपुर, विराटनगर, जोधापुरा, शांभर जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, रेड और नगर और नैनवाड़ा तीनों टोंक जिले में है। भीनमाल जालौर जिले में है। नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में है। चक 84 और तरखानवाला ये गंगानगर जिले में। चक 84 और तरखानवाला ये गंगानगर जिले में। ये सभी सभ्यताएं
लौह युगीन सभ्यताएं। तो दोस्तों, हमने ये सारी चीज़ें, सारी सभ्यताएं अब तक हमने पढ़ ली हैं, और ये दूसरे पार्ट के अंदर हमारा पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आप इसे 2 से 3 बार देखोगे तो सारी सभ्यताएं याद हो जाएंगी, इसमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।